जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, आप लोग स्क्रीन पर जो ये किरण पब्लिकेशन का बुक देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस के लिए सॉल्व पेपर का बुक है। एक तरह से कह सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक में सीएसबीसी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक सभी के पास होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी भी समय है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो साथियों, अगर आप लोग एग्जाम से पहले पिछले 12 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, यहाँ पर सही जवाब है Fe2+। याद रखिएगा, Fe2+ में सबसे अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ऑप्शन मारना है Fe2+। चलिए आगे देखिए, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। इसका सही जवाब है, मुख्य रूप से उलुंग चाय का उत्पादन ताइवान में होता है, लेकिन हाल ही में इसका भारत, वियतनाम और नेपाल में भी उत्पादन शुरू हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुख्य रूप से ताइवान में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो याद कर लीजिए, साधन बाजार। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप सभी मार्क करें। और साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको लिखते जाना है। जैसे एक प्रश्न सही हुआ तो एक लिखिए, दो प्रश्न सही हुआ तो दो लिखिए। इस तरह से आपको अपना स्कोर लिख कर रखना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा, पथिक। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। बाकी साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और आज के सेशन को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आज 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो पद्मा सचदेव के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, आपातकाल की बात करें, हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। पहला है 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात है। दूसरा है 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा है 360, जिसमें वित्तीय आपात है। और हमारे भारत देश में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो ये है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, इनमें से कौन यूनानी कवि था?
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन यूनानी कवि था? तो याद रखिएगा होमर। होमर जो है ये एक यूनानी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। और साथियों आज ही के इस पीडीएफ को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है, इसलिए आप सभी दिल से एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं, पहले होता है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक। पहले क्या होता है? उत्पादक। देखिए उत्पादकों को खाने वाले जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आता है? तो गाय, बकरी, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे बोला जाता है मांसाहारी, और मांसाहारी को ही कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे बताना है प्राथमिक उपभोक्ता क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बकरी। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। घास प्राथमिक नहीं है, शेर भेड़िया भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, सूचना का संग्रह किससे संबंधित है? तो सूचना का संग्रह जो है यह चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र कौन सा था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए फटाफट से। मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र क्या था? तो याद रखिएगा कश्मीर। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के जो प्रत्येक 1/3 सदस्य है, ध्यान रखेंगे 1/3 सदस्य, ये प्रत्येक दूसरे साल क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो यहाँ बताना है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि प्रत्येक 2 साल में जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, यानी पुनः चुने जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है इरेटोस्थेनीज ने। चलिए आगे देखिए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो केवल और केवल संसद कर सकता है, याद रखिएगा आर्टिकल 138 याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? चलिए सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को इस पीडीएफ में रखे हैं, इसलिए पूरा सेशन को देखें और एक भी प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, एड्स जो बीमारी होती है ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और एड्स जो है ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। कौन सा विषाणु? तो HIV विषाणु। तो एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा टी लसीकानो। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। कायांतरित चट्टानों में पत्तन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? चलिए तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ शैलों में कणों या खनिजों के का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, इसी को कहा जाता है कायांतरित चट्टानों में पत्तन की क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के पदों का संग्रह किसमें मिलता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आंसर कीजिए कबीरदास के पदों का संग्रह किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा बीजक में मिलता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है बीजक। आप लोग कमेंट करके बताइए कबीरदास के गुरु कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते जाइए। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक जो है आर्टिकल 32 के तहत ये उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। तो दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 226। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 32। दोनों को ध्यान रखना है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है सभी, यानी कि ताप भी है, मृदा की नमी भी है, अपरद की प्रकृति भी है, सभी है। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? चलिए इस प्रश्न को शायद हमने कल या परसों भी आपको कराया था। तो विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार कौन नहीं है? तो दधीची। चौथा ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोनों को याद कर लीजिए। तो राष्ट्रीय है उड़ीसा के कटक में और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो नीदरलैंड के द हेग में है, सॉरी फिलीपींस के मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला में और राष्ट्रीय पूछे तो उड़ीसा के कटक में। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो याद रखिएगा, याद कर लीजिए जस्टिस PN भगवती को। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत-ए-खुदाई कहा था? इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। चलिए आंसर कीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत-ए-खुदाई कहा था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने कहा था? तो बलबन ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने कहा था? बलबन ने, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडलीय की नमी सोख लेता है कौन सा गुण है? चलिए 51 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वह कौन सा गुण है जिसके कारण पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है? तो ये है प्रस्वेदन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? प्रस्वेदन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। यहाँ पर आपको भरना है खाली स्थान में। इट इज नॉट ईजी, खाली स्थान ऑल पीपल। तो यहाँ पर खाली स्थान पे हो जाएगा टू प्लीज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? चलिए 53 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और हो सकता है आज रात 9 बजे की क्लास जो है वो बंद रह सकता है, बाकी सभी क्लास चालू है 8 बजे, 8:30 बजे। 8 बजे तो हो चुका, अभी ये 8:30 बजे क्लास कर रहे हैं आप लोग, और शाम 7:30 बजे की भी हो चुकी है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपाल, याद रखिएगा। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो साथियों भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो याद रखिएगा बोरो बंदर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है।
भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1853 में। याद रखिएगा, बम्बई से ठाणे के बीच में। और भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। निम्न में अधातु बताएं। चलिए, ये वीवीआई प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन अधातु है? तो बहुत ही सिंपल है, अधातु कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये अधातु है, ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन जो है हैलोजन समूह का सदस्य है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? चलिए 56 के लिए आंसर कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती है? तो इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट, ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें। और साथियों, यही मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए, ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, ये उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड। यह संसार का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चलिए, बाकी कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर है नागार्जुन परियोजना, कृष्णा नदी पर। और दामोदर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। दामोदर नदी पर बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत की प्रथम क्या थी? बहुउद्देशीय परियोजना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोसी तो आप सभी जानते हैं, बिहार का शौक है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं? तो वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या बोला जाता है? तो थीमेटिक कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, याद कर लीजिए, थीमेटिक। चलिए आगे देखिए। मीथेन, जिसका सूत्र है CH4, इसके अणु में क्या होते हैं? एकल आबंध होते हैं, द्वि आबंध होते हैं, और ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। मीथेन जो होता है इसके अणु में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें केवल एकल आबंध होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मीथेन जो है एल्केन वर्ग का हाइड्रोकार्बन है। चलिए आगे देखिए। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? चलिए, इस तरह के प्रश्न शायद मध्य निषय सिपाही में पूछा गया था पिछली बार। तो न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा, यानी 32 में 16 घटाएंगे तो 16। यहाँ पर 16 आंसर सही है। चलिए, कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? और साथियों आपको बता देते हैं, जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, तो अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो जितनी भी नदियाँ अरब सागर यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, वो याद रखिएगा, कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी दो नदियाँ हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। इसके साथ याद रखना है माही, लूनी, घग्गर, ये सभी अरब सागर में ही गिरती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तीसरा ऑप्शन घास। एंथोलॉजी पूछा जाता है जो कि पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी पूछा जाता है फलों के अध्ययन से। और एक याद रखिएगा स्पर्मोलॉजी, यहाँ पे लिख देते हैं स्पर्मोलॉजी, तो ये संबंधित है बीजों के अध्ययन से। सभी को ध्यान रखें। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को बोला जाता है वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण जैसे कि चलती हुई कार हो गया, और क्या हो गया? तो खिंचाव युक्त रबर बैंड हो गया। ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो
चलती कार भी है, खिंचाव मुक्त रबर बैंड भी है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, ये सभी यानी कि सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण है यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कहलाता है किण्वन, इसको याद कर लीजिए। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? चलिए तो सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, ये मौलिक इकाई नहीं है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसानों के लिए कल्याणकारी योजना इनमें से कौन सी नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना, ये किसानों के लिए नहीं है। चलिए आगे देखिए, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये शब्द किसने कहा? चलिए आखिरी प्रश्न, आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके भी बताना है। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, याद रखिएगा महात्मा गांधी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट है? इसका आंसर आपको कमेंट करके सभी को बताना है।